राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, शिक्षा शास्त्र प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, DLED, BEd एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए रामबाण साबित होगा। अर्थात ऐसी कोई भी शिक्षा की परीक्षा नहीं है, एजुकेशन की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, साइकोलॉजी की ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें इस टॉपिक से कोई न कोई प्रश्न ना आता हो। किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा हो, चाहे CTET परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की अध्यापक परीक्षा हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा किसी भी प्रकार की हो, हर प्रश्न पत्र में यहाँ से एक न एक प्रश्न अवश्य आता है। तो आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह टॉपिक आपको पढ़ना ही है और अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो आज हम बुद्धि पर बात करेंगे, इंटेलिजेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी। जीवन में हम देखते हैं, समाज में हम देखते हैं, बुद्ध शब्द का प्रयोग लोग करते हैं कि वो फलाना व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धिहीन है, वो मूर्ख है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर भी यदि कहा जाए, किसी से प्रश्न कर दिया जाए कि बुद्धि क्या है, तो इस प्रश्न के उत्तर में कोई भी ऐसा जवाब नहीं आएगा, कोई व्यक्ति ऐसा उत्तर नहीं दे पाएगा जो सार्वभौमिक हो या सब जगह फिट हो सके। अर्थात बुद्धि की कोई अभी तक सार्वभौमिक, सर्व स्थान पर सर्वमान्य कोई भी परिभाषा या अर्थ अभी तक किसी ने नहीं दे पाया। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं बुद्धि से संबंधित। हमारे देश भारत में आदिकाल से बुद्धि से संबंधित बहुत सारी बातें चली आ रही हैं। यदि हम महाभारत पे बात करें तो महाभारत के जो पात्र थे उन पात्रों में युधिष्ठिर को सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था। जो कौरव और पांडव थे उनमें युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते थे। क्यों? क्योंकि यक्ष द्वारा जो प्रश्न किए गए थे उन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ युधिष्ठिर दे पाए थे और कोई नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि युधिष्ठिर बुद्धिमान थे। उसके बाद भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ऋषियों ने, भारतीय विद्वानों ने बुद्धि पर बहुत विचार किया। 3 पक्ष बताए: मन, बुद्धि, अहंकार। मन बाह्य चीजों को बुद्धि से जोड़ता है, बुद्धि उसे एकत्र करके अहंकार को भेजती है और सूक्ष्म शरीर में ये सूचनाएं जाती हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तब वहाँ सूक्ष्म शरीर से बुद्धि के लिए आता है, बुद्धि मन के लिए ट्रांसफर करती है और पुनः उसे रिकॉल किया जाता है, याद किया जाता है। इस तरह की एक प्रक्रिया बताई भारतीय मनीषियों ने। लेकिन आधुनिक काल में देखा जाए तो बुद्धि से संबंधित, समाज में देखा जाए तो बुद्धि से संबंधित बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, भिन्न भिन्न विचार दिए हैं, लेकिन सर्वमान्य नहीं हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बुद्धि शब्द की बात की जाए तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन महोदय ने 1885 ईस्वी में किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं और बुद्धि क्या है ये हमने आपको बता दिया। बुद्धि है क्या? बुद्धि को यदि सामान्य रूप से कहा जाए तो विभिन्न क्षमताओं का एक योग है। विभिन्न क्षमताओं का योग है। कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं? जैसे विचार करने की, अमूर्त विचार करने की, एडजस्टमेंट करने की, सोचने की, तर्क करने की, या मान लीजिए परिस्थितियों के अनुसार अनुभव करने की जो भी क्षमताएं हैं वो बुद्धि है। और बुद्धि अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, कोई व्यक्ति ईमानदार है तो आप
व्यक्ति को देख सकते हैं, उसकी ईमानदारी को नहीं दे सकते। कहीं दिखाई देती है ईमानदारी? नहीं दिखाई देती। ऐसे ही व्यक्ति के आचार व्यवहार से, कार्यों से उसकी बुद्धि का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बुद्धि को नहीं देख सकते। तो बुद्धि के अध्ययन के पक्ष कितने हैं? बुद्धि के अध्ययन के 3 पक्ष हैं। ठीक है, 3 पक्ष हैं, आपको याद रखने हैं। यदि परीक्षा में आए तो बुद्धि के अध्ययन के कितने पक्ष हैं, तो बुद्धि के अध्ययन के 3 पक्ष हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 जो भी विकल्प दिए हों तो आप उनमें से बताएंगे 3 पक्ष कौन कौन से हैं आप ये जान लें। कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये बुद्धि के अध्ययन के पक्ष हैं। कार्यात्मक पक्ष को अंग्रेजी में फंक्शनल एस्पेक्ट, संरचनात्मक पक्ष को अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रक्चर एस्पेक्ट और क्रियात्मक पक्ष को ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष 3 पक्ष होते हैं। यदि बुद्धि के कार्य का अध्ययन किया जाए, बुद्धि का कार्य क्या है, तो वो इस पक्ष में आता है। ठीक है, कार्यात्मक पक्ष में बुद्धि के कार्य का अध्ययन किया जाता है। यदि पूछा जाए बुद्धि के कार्य का अध्ययन कौन से पक्ष में किया जाता है, कार्यात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो बुद्धि के कार्य का अध्ययन कार्यात्मक पक्ष में किया जाता है। ठीक है, याद आप ऐसे लगेंगे कार्य और कार्य। ठीक है, कार्य का अध्ययन कार्यात्मक पक्ष में। ठीक, बहुत आसान है। दूसरा संरचनात्मक पक्ष। अब ये भी बुद्धि की संरचना कैसी है, बुद्धि बनी कैसी है, कौन कौन तत्वों से बनी है, क्या संरचना है, तो बुद्धि की संरचना का अध्ययन संरचनात्मक पक्ष में। यहाँ संरचना आप याद रखेंगे। और बुद्धि का क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष में होती हैं क्रियाएं, तो क्रियाओं का होता है मापन। ठीक है, तो बुद्धि का मापन किया जाए, बुद्धि कितनी है, बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है, सामान्य बुद्धि है या तीव्र बुद्धि है, तो ये सब 19वीं शताब्दी में आके, 20वीं शताब्दी में आके इन सब की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले 1923 ईस्वी में बुद्धि की एक परीक्षा दी गई, बुद्धि की एक परिभाषा दी गई जो बुद्धि की परिभाषाओं की शुरुआत करती है। सबसे पहले बोरिंग ने 1923 में लिखा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। बुद्धि की परिभाषा कुछ नहीं दी, ये कहा कि जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण का मतलब 1905 में सबसे पहले विनय ने एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। उसके बाद उन्होंने भी उसी परीक्षण में कई बार परिवर्तन किए, कई बार कहीं कुछ जोड़ा, कहीं कुछ हटाया, कहीं कुछ जोड़ा, क्योंकि कोई एक बात ऐसी नहीं है जो बुद्धि को बता सके। बहुत सारी योग्यताओं का, बहुत सारी क्षमताओं का एक समूह है, एक पुंज है जिसमें बहुत सारी क्षमताएं होती हैं बुद्धि में। तो क्या है, क्रियात्मक पक्ष बुद्धि का मापन से संबंधित होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। यदि बुद्धि के अध्ययन के पक्ष पूछे जाएंगे तो 3, कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, कार्य का अध्ययन करते हैं, बुद्धि की संरचना बताते हैं और बुद्धि के मापन से संबंधित हैं। अब बुद्धि के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के विचार दिए हैं। इन सभी परिभाषाओं को, अब तक की जितनी भी परिभाषाएं हैं, सैकड़ों परिभाषाएं दी गई हैं, सैकड़ों विद्वानों द्वारा बताया गया है, भारतीय विद्वानों द्वारा भी बताया गया, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी बताया गया। क्या बताया गया, तो अलग अलग मत हैं। उन सभी मतों का अध्ययन करने के बाद एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं फ्रीमैन। क्या नाम है, फ्रीमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीमैन ने बुद्धि संबंधी मतों को 4 भागों में विभाजित किया। यहां से प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि संबंधी मत कितने भागों में विभाजित किए गए, तो फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि संबंधी मत 4 भागों में। कितने भागों में, 4। फ्रीमैन के अनुसार पूछा जाएगा तो 4 बताएंगे। सामान्यतः आपको पुस्तकों में 3 मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, दूसरा बुद्धि समायोजन की योग्यता है और तीसरा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अर्थात कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना कि बुद्धि सीखने की योग्यता है,
जो जल्दी सीख लेता है वो बुद्धिमान है। आप क्लास में जाते हैं, आरंभ से आपने ऐसा सुना होगा, आप क्लास में गए, आप शिक्षक हैं, तो आपने पढ़ाया, किसी बच्चे ने एक बार में बहुत अच्छा सीख लिया, और कुछ बच्चे ऐसे हैं आप 2 बार 4 बार 10 बार बताओगे तब भी नहीं सीख पाते, तो कहते हैं वो बुद्धिमान है, वो बहुत जल्दी सीख लेता है। ऐसे ही अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान ही लगाया जा सकता है। या गांव में, समाज में कोई इस तरह के कार्य करता है जिससे प्रदर्शित होता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत देता है, या ऐसे कार्य करता है जिनसे बुद्धि पता चलती है कि बुद्धि है उसमें। तो क्या है कि कुछ लोगों ने माना कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, कुछ ने माना बुद्धि समायोजन की योग्यता है, एडजस्टमेंट करने की। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना कि अमूर्त चिंतन, मूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या है, मूर्त, और अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे परमात्मा, ईश्वर, जैसे आप कह सकते हैं आत्मा, जैसे मन क्या है, अमूर्त है, ऐसे ही बुद्धि भी क्या है, अमूर्त है। तो अमूर्त विचार, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है, ऐसा माना। अब इन सब को एक साथ करके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब है इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, अनेक योग्यताओं का समुच्चय, ठीक है। तो ये वाली बात आधुनिक काल में ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी? समुच्चय वाली, क्योंकि इसमें सारी योग्यताएं आ जाएंगी, ये एकांकी पक्ष हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यदि हमने ऐसे एक चित्र बना लिया और हमने ऐसा कर दिया, अब यहाँ पर एक जगह हमने लिख दिया कि क्या है, सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि दूसरे में हमने लिख दिया बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। तीसरे में हमने लिख दिया बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, ठीक है। अब हमने कर दिया, यहाँ कुछ और लिख दो, चाहे प्रत्युत्पन्नति है, या उत्तर देने की क्षमता है, या परिस्थितियों से अनुभव उठाने की क्षमता है, और सबको हमने एक कर दिया कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का एक समूह है। तो ये ज्यादा सही हो गया, इसमें ये पक्ष भी आ जाएगा, ये पक्ष भी आ जाएगा, ये भी, और वैसे ये एकाकी रहेंगे, एक एक पक्ष रहेगा। तो क्या है कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है, ऐसा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना। तो इन सब को एक जगह अध्ययन करने के लिए फ्रीमैन ने 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग उनके अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसके अंतर्गत उन्होंने रखा सीखने की योग्यता, किसने बताया है, डियरवॉर्म, बकिंघम, वुडरो, थॉर्नडाइक और गाल्टन आदि मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने माना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। जो तीव्र सीख लेता है, जल्दी सीख लेता है, वो बुद्धिमान है, और जो कम सीख पाता है, धीरे धीरे सीखता है या नहीं सीख पाता है, वो बुद्धिहीन है, अर्थात उसमें बुद्धि कम है। जो जल्दी सीखता है उसमें बुद्धि ज्यादा है। तो ये इनका मत, ठीक है। दूसरा है बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। इसमें स्टर्न, रॉस, एबिंगहास, वुडवर्थ और पिंटनर हैं। इन मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि बुद्धि समायोजन करने की, एडजस्टमेंट करने की, परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करने की। जैसे परिस्थितियां अभी चल रही हैं, कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19, तो क्या है कि इसके तहत आपने एडजस्टमेंट कर लिया। पहले क्या था, हर रोज घर से निकलते थे, घर से निकले, मार्केट गए, मित्रों के यहाँ गए, रिश्तेदारों के यहाँ गए, घूम के आए, आदत पड़ी हुई थी। अब क्या है, अब घर में बंद पड़े, मन मान नहीं रहा है, फिर भी निकल दिए। जब निकल दिए तो कहीं हो सकता है कहीं किसी मरीज के संपर्क में आ गए और आप भी उसके चक्कर में आ गए, आप भी उससे प्रभावित हो गए, तो क्या होगा, आपने एडजस्टमेंट नहीं कर पाया। दूसरी बात क्या है, जैसे अभी अखबारों में हर रोज एक समाचार आता है कि पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल में भी ऐसा देखा गया है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ी है। युवाओं में टेंशन का प्रभाव ज़्यादा है और युवा क्या हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं अवसाद में, युवा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि खुले माहौल में रहते थे, अब उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं वैसा ही यदि आपने ढाल लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, जैसी चले बयार पीठ तब तैसी दीजे, ठीक है। तो जैसा माहौल हो, जैसी परिस्थितियां हो, वैसे ही अपने आप को ढाल लो, तो वही होता है समायोजन। अब यदि आपको
कोविड-19 से बचना है तो घर पे रहना है। अब क्या है, आप परिस्थितियों का लाभ उठाओ, घर पे रहो, अधिक से अधिक पढ़ो, अधिक से अधिक पढ़ो। प्रत्योत गुरुकुल में रोज आपको एक वीडियो दी जा रही है, वीडियो देखिए, लाइक करिए अच्छी लगे तो, और शेयर कीजिए यदि अच्छी लगती है तो क्या है कि आप एकांत में रहिए, पढ़ते रहिए। आज भी अखबार में आया है कि अगली 15 जुलाई से यूपी टेट के फॉर्म भरे जाएंगे, और यूपी टेट के फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 2 महीने में परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा होने के बाद सुपर टेट की परीक्षा हो जाएगी। तो जो लोग इस कोरोना काल में फ्री घूमे हैं, रात भर सोए, दिन भर सोए हैं, समझ लीजिए 2 महीने पिछड़ गए भर्ती में, वही पीछे रह जाएंगे। और जो लगातार पढ़ते रहे हैं और अध्ययन में लगातार बने रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे। तो आपको यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो लगातार धीरे धीरे आपको पढ़ना है। तो क्या है कि एडजस्टमेंट्स परिस्थितियों के अनुसार वो कर लेगा, वही बुद्धिमान है, और जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है वो बुद्धिहीन है। ऐसा स्टर्न, रॉस, एबिंगहॉस, वुडवर्थ और पेंटनर ने माना है। ठीक है। तीसरा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त का मतलब आपको बता दिया, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा चिंतन कोई कर सकता है तो वो बुद्धिमान है। ठीक है। तो इसमें बिनेट, जर्मन, स्पीयरमैन और गैरेट प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। इसके बाद बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है, जिसमें ये सारी सीखने की योग्यता भी आ जाएगी, समायोजन की भी आ जाएगी, अमूर्त चिंतन की भी आ जाएगी। इनके अलावा और भी जो योग्यताएं होंगी वो सब आ जाएंगी। ऐसी बुद्धि है। तो ये माना है कॉलेज ने, रेक्स एवं नाइट, वेस्लर और स्टोडार्ड ने। ठीक है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि क्या है? अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि बुद्धि समझने की एवं उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। समझने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, साथ के साथ लिखते चलें। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर पूछिए। ठीक है, मिटाई ले रहा हूं। इसके बाद अब बुद्धि की परिभाषाओं पर हम बात करेंगे। तो जो बुद्धि की परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परीक्षा में आती हैं, कुछ हमने यहाँ लिखी हुई हैं, नीचे आपको दिखाई दे रही है बुद्धि की परिभाषाएं। उन परिभाषाओं में पहली परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, किन के अनुसार लिखी हुई है, ये पूछा जाता है। परिभाषा दी होती है कि बुद्धि की परिभाषा किसने दी है। ठीक है। तो पहली परिभाषा, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इसमें बुद्धि का कोई लक्षण नहीं बताया गया है, बुद्धि का कोई भी गुण नहीं बताया गया है, बुद्धि क्या है क्या नहीं है, इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन इससे यही स्पष्ट होता है कि जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। अब बुद्धि परीक्षण क्या मापता है, बुद्धि परीक्षण क्या मापता है, कैसे पता चलेगा कि क्या मापता है? तो यहाँ पर क्या है, कोई स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये परिभाषा है महत्वपूर्ण, किनकी है? बोरिंग की। आप याद रखेंगे। याद रखने के लिए चाहो तो हम छोटी छोटी ट्रिक भी आपको बताते चलेंगे साथ के साथ, जिससे कि आपको परिभाषाएं याद बनी रहे। तो बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ऐसा कहा है 1923 में बोरिंग ने। किसने कहा है? बोरिंग ने। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे खेतों में जल लगाने के लिए बोरिंग की जाती है, या घर में नल लगाया जाता है तो बोरिंग की जाती है। तो बोरिंग से ये पता चलता है कि यहाँ जल है या नहीं है। तो क्या है, बोरिंग से परीक्षण होता है काय का? जल का। तो बुद्धि परीक्षण और जल के परीक्षण को आप एक साथ अटैच करके आप याद कर सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट परीक्षा है, उसके वो परिभाषा है। दूसरी परिभाषा यहाँ वो दिखाई दे रही है आपको, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि काय की योग्यता है? सीखने की योग्यता। अब इनकी परिभाषा एक आती है, सीखने की योग्यता को बता रहे हैं। इसमें अमूर्त चिंतन नहीं है, इसमें दूसरा समायोजन की योग्यता भी नहीं है, एक पक्ष है केवल। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, बहुत पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कहा है बकिंघम ने। किसने कहा है? बकिंघम ने। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? इसे मिटाओ, बंद नहीं करो अभी। इससे आप कैसे याद कर सकते हैं
इसे आप ऐसे याद करेंगे, रोशनी कम हो गई, इसे आप ऐसे याद करेंगे कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। कैसे? बकिंघम ने, किसने कहा है? बकिंघम ने। यदि आप सामान्य तरीके से याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। यदि आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है तो ट्रिक में आप कह सकते हैं कि बालक कैसे बोलना सीखता है, या जो सीख जाता है वो ज़्यादा बोलने लगता है, कम जो छोटे बालक हैं उन्हें बक 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 मत कर कहते हैं, बक बक मत कर। तो बक बक के जो बकता रहता है वो एक दिन बकता हो जाता है, वो क्या हो जाता है, उसमें योग्यता आ जाती है, सीख जाता है कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो बकिंघम से बुद्धि सीखने की योग्यता है, बक बक कर हम सीख जाते हैं। अगला है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बुड्रो। बुद्धि क्या है? बुद्धि, अगली परिभाषा है, चलने दो। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये कथन, ये भी एकांगी है, एक अंग पर ही बात कर रहा है, ज्ञान अर्जन पर बात कर रहा है। ये कथन है बुड्रो का। किनका है? बुड्रो। बुड्रो ने कहा है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यह परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण है। बीएड के विद्यार्थी हैं उसमें भी पूछी जाती है, डीएलएड में भी पूछी जाती है, टेट में, विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न राज्यों में पूछी गई है। तो बुड्रो ने ये कहा है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यदि आप इसे याद रखना चाहें तो ऐसे याद कर